जी मार्जिनल कॉस्टिंग और हम कर रहे हैं जी ब्रेक इवन एनालिसिस का हमारा टॉपिक है। मार्जिनल कॉस्टिंग और मेरी बुक में से क्वेश्चन नंबर 1 है ब्रेक इवन एनालिसिस का। अक्टूबर नंबर 1522 का क्वेश्चन है, आपके सामने है। A division of Hobbs Limited manufactures one product, the Y. The directors had prepared the following forecast for the year ending 30th June 2016. Sales revenue दिया है आपको 4400, direct materials 1400, direct labor 1000, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट 400। एक्चुअली ये 400 नहीं है, यू नो दैट इट इज 4 लाख, क्योंकि वो शामिल है उसके अंदर 000 के साथ जो है वो आ रही है। फिक्स एडमिन कॉस्ट 300 है, अदर फिक्स ओवरहेड 1200। सबसे पहला पॉइंट जो आपने देखना है, या पहला पॉइंट जो आपको इंपॉर्टेंट नजर आना चाहिए या महसूस होना चाहिए या पता चलना चाहिए, वो ये है कि इसमें वेरिएबल कॉस्ट कितनी है और इसमें फिक्स कॉस्ट कितनी है। यानी कौन सी कॉस्ट जो है वो फिक्स्ड है और कौन सी कॉस्ट जो है वो वेरिएबल कॉस्ट है। ये पता होना जरूरी है। इस क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट कितनी है और फिक्स कॉस्ट कितनी है। मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन नंबर 1 है जो हम कर रहे हैं। मेरी बुक का पेज नंबर 840 है। आप अपनी बुक का पेज नंबर अपने हिसाब से देख लीजिएगा। कुछ बुक्स का पेज नंबर 783 है, पुरानी बुक्स का पेज नंबर 783 है, मेरी बुक का पेज नंबर 840 है। और डाटा आपके सामने दिया हुआ है मार्जिनल कॉस्टिंग का ब्रेक इवन एनालिसिस। सेल्स रेवेन्यू दिया हुआ है बेसिकली 44 लाख है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, these both costs are variable cost. डायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल कॉस्ट होती है, डायरेक्ट लेबर वेरिएबल कॉस्ट होती है, बिकॉज इट चेंजेस विद द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। फिर वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, ये भी वेरिएबल कॉस्ट है, हालांकि ये प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं है लेकिन है तो वेरिएबल। और कंट्रीब्यूशन जो होता है वो सेल्स माइनस ऑल वेरिएबल कॉस्ट होती है, सेल्स माइनस ऑल वेरिएबल कॉस्ट। अगली जो दो कॉस्ट दी हुई है, फिक्स एडमिनिस्ट्रेटिव और अदर फिक्स कॉस्ट, वो आपकी फिक्स कॉस्ट है, उसको हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। आगे देखते हैं बजटेड सेल्स फॉर द ईयर एंडिंग 30th जून आर एक्सपेक्टेड टू बी 40,000 यूनिट्स। सेल्स जो है वो कह रहा है कि जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम इस साल वो 40,000 यूनिट्स हैं। रिक्वायर्ड है कैलकुलेट फॉर प्रोडक्ट बाय द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। हम निकालते हैं जी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्वेश्चन में माइनस वेरिएबल कॉस्ट। जी सेल्स माइनस ऑल वेरिएबल कॉस्ट हम करेंगे 4400 है जी, उसको मैं पूरा ही लिखूंगा क्योंकि मुझे ताकि प्रॉब्लम ना हो उसमें। कंट्रीब्यूशन जो है वो हम क्या लूंगा मैं 44 1 2 3 4 5 सॉरी पहले मुझे लिखना चाहिए। कंट्रीब्यूशन पर बराबर किसके होगा, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सेलिंग प्राइस भी पर यूनिट है, वेरिएबल कॉस्ट भी पर यूनिट है। आपको उसको पर यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिजा आपको पर यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पर यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए ऑब्वियसली क्या करेंगे, बता देता हूँ मैं। सबसे पहले 44 लाख को डिवाइड करेंगे 40,000 से, तो आपकी पर यूनिट सेलिंग प्राइस आएगी ना, क्योंकि अभी तो आपको सेल्स रेवेन्यू दिया है, वो अमाउंट में दिया हुआ है। बेटा यूनिट्स अलग चीज होते हैं, अमाउंट अलग चीज होती है और पर यूनिट अलग चीज होती है। तो सेल्स रेवेन्यू दिया हुआ अमाउंट में दिया हुआ है, तो 44 लाख को डिवाइड करें 40,000 से, 44 लाख डिवाइडेड बाय 40,000 110। जी बिल्कुल ठीक है। सेलिंग प्राइस आपकी आ जाएगी 110 माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वो मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो निकालने में। वेरिएबल कॉस्ट कैसे आएगी, देखिए 14 लाख प्लस 1 लाख, 1 लाख नहीं 10 लाख है, बल्कि 10 लाख प्लस 400, इसको डिवाइड कर देंगे, 4 लाख नहीं 14 लाख डिवाइड कर देंगे 4 लाख है, यस डिवाइड कर देंगे आप इसको कितने से, यूनिट्स के साथ, जो कि कितनी है 40,000। आपकी पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है। आपने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना है, उसके लिए आपको चाहिए सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। 110 माइनस 70 आप करेंगे, आपके पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाए कितना, 40 का आपके पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, जो कि हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो अगर आपको अमाउंट में नहीं दिया हुआ तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको सेलिंग प्राइस में, कन्वर्ट करना पड़ेगा। सर फीस कर ले सर, मैं भी कर लूंगा। सबसे पहले क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हम निकालेंगे।
अमाउंट ऑफ सोल्ड सेल्स को डिवाइड कर देंगे आप कंट्रीब्यूशन सेलिंग सेल्स को डिवाइड करेंगे यूनिट्स के साथ। 783 ये वाली का 840 है, नई वाली का बुक का 840 पेज है, 840। सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। हमने पहले सेल्स को डिवाइड किया यूनिट्स के साथ तो आपको सेलिंग प्राइस आ गई। उसके बाद आपने जो कॉस्ट थी, वेरिएबल कॉस्ट की बात हो रही है, उसमें मटेरियल आएगा, लेबर आएगा और वेरियल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आएगी 14 लाख। उसके बाद 10 लाख, उसके बाद प्लस 4 लाख डिवाइडेड बाय 40,000 करेंगे आप तो आपको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। 110 में से आप माइनस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो आपके पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा जो कि आपका आ रहा है 40। सेलिंग प्राइस 110 है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 40 है 70 है, माइनस कर देंगे तो 40 आपके पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। देखते हैं जी आगे कुछ क्वेश्चन में क्या उसने पूछा है। कहते जी बजटेड ब्रेक इवन पॉइंट्स इन यूनिट्स फिक्स कॉस्ट। हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ ना, फिर क्या होगा तो सवाल हट जाएगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स हम निकालते हैं। हमारा क्या होगा जी, फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट लिखा है शुड से, वैसे टोटली होती है आपको पता ना भी लिखो तो फिक्स कॉस्ट सारी भी लिखूंगा तो ठीक है, माइनस नहीं, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। याद करें, ठीक है जी। टोटल फिक्स कॉस्ट हमारी कितनी है जी, दो फिक्स कॉस्ट दी हुई है, एक है 12 लाख ऊपर दी हुई है, देखें एक फिक्स एडमिन कॉस्ट है और एक अदर फिक्स्ड ओवरहेड्स है, बाकी वेरिएबल है। फिक्स एडमिन कॉस्ट और अदर फिक्स ओवरहेड कॉस्ट 12 लाख प्लस 3 लाख कितना हो जाएगा, 15 लाख डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मैं डिवाइड कर दूंगा, वो कितना है 40। तो मेरे पास ब्रेक इवन इन यूनिट्स आ जाएंगे, तो कितने आ रहे हैं 37,500। 37,500 आंसर बता दिए। 37,500 यूनिट्स में आंसर लिखेंगे, याद रखिएगा यूनिट्स में आंसर लिखेंगे क्योंकि ये यूनिट्स में निकल रहा है। अगर मुझे क्वेश्चन में मांगा होता ब्रेक इवन सेल्स इन वैल्यू निकालें तो मैं यहाँ निकाल रहा हूँ, मांगा नहीं हुआ लेकिन मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है। इन वैल्यू में, इन वैल्यू का मतलब क्या है अमाउंट में, इन वैल्यू का मतलब क्या है डॉलर्स में। क्या करूंगा मैं, ब्रेक इवन इन यूनिट्स जो निकले हैं 37,500 उनको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा सेलिंग प्राइस के साथ। और सेलिंग प्राइस हमने निकाली 110, सेल्स को मैंने डिवाइड किया यूनिट्स के साथ तो रोहान सेलिंग प्राइस आई है। सेल्स दी हुई आपको 44 लाख, उसको डिवाइड किया यूनिट्स के साथ 40,000 से तो सेलिंग प्राइस आई है मेरे पास। सेल्स को डिवाइड किया 44 लाख को सेलिंग यूनिट्स के साथ तो सेलिंग प्राइस आई है 110। इस तरह वेरिएबल कॉस्ट में डिवाइड किया यूनिट्स से तो वेरिएबल कॉस्ट फाइंड करनी है। 37,000 मल्टीप्लाइड बाय पर यूनिट सेलिंग प्राइस हमारी कितनी है 110। ये क्या निकालना है, ब्रेक इवन इन वैल्यू, ब्रेक इवन वैल्यू तो 37,500 मल्टीप्लाई 110 कितना आ रहा है जी, जी into 110 412,500। ये मैंने ब्रेक इवन इन वैल्यू, ये मैंने ब्रेक इवन वैल्यू निकाल दी, ठीक है जी। यानी ब्रेक इवन सेल्स यानी 41,25,000 अगर आप सेल्स करते हैं तो आपका ब्रेक इवन हो जाता है। अभी हम सेल्स कितनी कर रहे हैं, 4,40,000। अभी हम कर रहे हैं 44 लाख। तो ब्रेक इवन कहाँ जाके हो रहा है, 41,25,000 जाकर ब्रेक इवन हो रहा है। तो आपको समझ ब्रेक इवन अच्छा है कि बुरा है, अच्छा है, बुरा है नहीं, इट्स नॉट गुड बिकॉज वी आर गेटिंग अवर ब्रेक इवन पॉइंट वेरी लेट, अवर प्रॉफिट मार्जिन इज वेरी लो। यानी 44 लाख में से आप 41,2500 माइनस करें तो आपको हार्डली 2,75,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। सिर्फ 41,25,000 सेल करते हैं जाके तब आपका नो प्रॉफिट नो लॉस पहुंचते हैं आप, करते करते 20 लाख सेल करते हैं लॉस, 30 लाख पे लॉस, 40 लाख पे लॉस, 41,25,000 सेल करते हैं तब जाके प्रॉफिट जीरो ब्रेक इवन पॉइंट पे आता है। और हम 44 लाख इस वक्त कर रहे हैं, यानी कि ब्रेक इवन के बड़े करीब है। थोड़ा सा नुकसान हुआ तो गए, थोड़ी सेल रुक गई तो लॉस में चले जाएंगे हम, अच्छा नहीं है। ये मैंने जनरली ऐसे बताया आपको, पॉइंट एक सवाल का हिस्सा नहीं था। जैसे कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का आपने ये 110 कहां से निकाली, 44 लाख को डिवाइड किया ना 40,000 से, सेल्स को डिवाइड किया यूनिट्स के साथ तो सेलिंग प्राइस आ गई 110। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, फिर वेरिएबल कॉस्ट जो है उसको भी टोटल करके डिवाइड किया है 40,000 से, सामने वो मैंने किया तो आपकी आ जाएगी। इसको लिख लें जी ताकि मैं आगे चलूं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी नेक्स्ट है जी आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स आपने निकालने का है। मैं यूनिट्स में भी निकालूंगा और मैं आगे
परसेंटेज में भी निकालूंगा ताकि आप लोगों को ज्यादा समझ अच्छे तरीके से आ जाए कि फॉर्मूले कैसे हमने अप्लाई करने हैं। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स का फॉर्मूला होता है जी एक्चुअल यूनिट सोल्ड या बजटेड यूनिट सोल्ड, एक ही बात होती है, याद मैंने बताया था। अब यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे आप देखें तो उसने बजटेड सेल्स का वर्ड यूज किया है, एक्चुअल सेल्स का वर्ड यूज नहीं किया कि बजटेड सेल्स फॉर द ईयर एंडेड आर एक्सपेक्टेड 40,000, ये एक्चुअली नहीं, एक्चुअल यूनिट सोल्ड या बजटेड यूनिट सोल्ड माइनस ब्रेक इवन यूनिट सोल्ड डिवाइडेड बाय। तो हम करते हैं सॉल्व यहाँ पे जी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी यहाँ पे हम अप्लाई करता हूँ मैं, बल्कि वो नीचे भी थोड़ा हो सकता है, चले आते थोड़ा यहाँ पे निकाल लेता हूँ मार्जिन ऑफ सेफ्टी में, मतलब 40,000 माइनस 37,500 जी बिल्कुल जी बिल्कुल। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का हमारा पहले फॉर्मूला होता है, पहले यूनिट्स में निकालना है, पहले यूनिट्स में निकालना है। वो कैसे निकालना? यूनिट्स में है, ब्रेक इवन यूनिट्स में क्या है? नहीं बताता हूँ। यूनिट सोल्ड माइनस ब्रेक इवन यूनिट सोल्ड, बजटेड यूनिट सोल्ड हमारे कितने हैं 40,000 माइनस ब्रेक इवन यूनिट सोल्ड कितने हमारे 37,500। आपके पास जो है वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो आ जाएगा कितना 2,500 डिवाइडेड। हाँ जी, अब हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज निकालते हैं। कोशिश की करें कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज जब आपने फॉर्मूला ब्रेक इवन डिवाइडेड बाय बजटेड वो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज, वो भी निकाल रहा हूँ इसीलिए। बजटेड यूनिट सोल्ड 40,000 माइनस ब्रेक इवन यूनिट सोल्ड 37,500 डिवाइडेड बाय बजटेड यूनिट सोल्ड या एक्चुअल यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। इसका आंसर क्या है? 40,000 माइनस 37,500 into 100 6.25% सिर्फ हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, बहुत थोड़ा है। मैंने पहले थोड़ा ही होना चाहिए था, हो गया क्योंकि हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी में फाइंड किया 6.25%, बहुत थोड़ा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी हम अपनी ब्रेक इवन सेल से थोड़े ऊपर बस सेल कर रहे हैं। प्रॉफिट मार्जिन भी हमारा डेफिनेटली बहुत कम होगा इसी वजह से। मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो हमारा हमने 2,500 यूनिट्स में निकाले और 6.25% जो है वो परसेंटेज में निकाल लिया। इसको डायरेक्टली 2,500 डिवाइडेड बाय 40,000 into 100 भी कर सकते हैं, बात एक ही है। ये हमने सारे फार्मूले यूज किए इसके अंदर। अब हम आज एक फार्मूला और लिखेंगे और याद करेंगे नहीं सिर्फ लिखेंगे, ताकि आपको जो है वो फार्मूला आ जाए। वैसे मेरी बुक में मौजूद है लेकिन वो आना चाहिए, तो सवाल में मौजूद नहीं है। सवाल में फार्मूला है जी हमारा, लिख लें टारगेट प्रॉफिट का। सर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऐसे आएगी ना, वेरिएबल कॉस्ट को निकाल के उसको भी इससे डिवाइड कर देंगे यूनिट से। जी बिल्कुल, सामने किया तो 14 लाख प्लस 10 लाख प्लस 4 लाख टारगेट प्रॉफिट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जी यस। फिक्स्ड कॉस्ट टारगेट प्रॉफिट का फार्मूला हमारा होता है, लिख लें आप भी सब लिख लें। टारगेट प्रॉफिट इज इक्वल टू, वैसे बुक में है लेकिन फिर भी लिख लें, टारगेट सर ने लिखवा दिए फिर इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और अगर आपने अमाउंट में निकालना हो तो फिर डिवाइड सी ओवर एस रेशियो से करेंगे। अमाउंट वो भी लिख लें, टारगेट प्रॉफिट इन अमाउंट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सी ओवर एस रेशियो। सर ये वाला कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पता है। सेल्स को डिवाइड करोगे आप पहले यूनिट से, 44 लाख है ना सेल्स, 11 आ जाता है। नहीं 11 नहीं आता, 110 आता है।
हाँ 110 हाँ तो 110 सेलिंग प्राइस है आपकी जी। और डिवाइड अब वेरिएबल कॉस्ट तो करेंगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है 14 लाख प्लस 10 लाख प्लस 4 लाख डिवाइड 40,000 वो 70 आ जाएगी। 110 माइनस 70 का आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। इसको मिटाने लगा जी, आपने लिख लिया होगा अभी, हम आगे चल रहे हैं तो इसलिए हम इसको जो है वो रब कर रहे हैं, लेकिन सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए क्योंकि मुझे इसकी जरूरत दोबारा पड़नी है। आगे देखते हैं जी, कहता है जी इसे हम कहते हैं, सॉरी पहले टारगेट प्रॉफिट की बात थोड़ी सी कर लेते हैं दोबारा से। टारगेट प्रॉफिट है क्या, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आपको। देखिए जो हम ब्रेक इवन का फॉर्मूला यूज करते हैं वो क्या होता है, फिक्स कॉस्ट ओवर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। वो ब्रेक इवन देती है, वो ब्रेक इवन सेल्स देते हैं यूनिट्स में। ये उतने यूनिट्स अगर आप बेचें तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 0। आप फिक्स कॉस्ट में टारगेट प्रॉफिट ऐड कर देते हैं तो आपके पास वो यूनिट्स आते हैं कि वो फिक्स कॉस्ट कवर करने के बाद उतना प्रॉफिट भी दे देगा। यानी इतने यूनिट्स आप बेचें कि आपकी फिक्स कॉस्ट भी कवर हो जाएगी और आपको उतना प्रॉफिट भी मिल जाएगा। तो हमने फिक्स कॉस्ट में उतना प्रॉफिट ऐड कर दिया। सर ये क्या बात हुई बेटा, फिक्स कॉस्ट जो हमने ऊपर लिखी है वो सारी की सारी कवर हो जाती है इस फार्मूले से। अगर ब्रेक इवन हमारा 0 होता है उस वक्त, ब्रेक इवन पॉइंट यानी उतनी सेल्स करें तो फिक्स कॉस्ट हमारी पूरी कवर हो जाएगी, प्लस टारगेट प्रॉफिट कर दें तो सेल्स यूनिट्स सेल्स उतनी आ जाएगी आपकी कि आपको उतना प्रॉफिट भी मिलेगा। फिक्स कॉस्ट के अलावा प्रॉफिट भी आप अचीव कर लोगे, उतनी अमाउंट और ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी। अभी जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं ये इसे कहते हैं कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। क्या कहते हैं मेरे भाई, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। इसका मतलब क्या होता है, कॉस्ट के चेंज होने से सेल्स वॉल्यूम के चेंज होने से, सेल्स वॉल्यूम का मतलब होता है यूनिट्स के चेंज होने से प्रॉफिट पर क्या इफेक्ट आता है। लेबर कॉस्ट बढ़ जाए, वापस आ जाए, लेबर कॉस्ट बढ़ जाए, लेबर कॉस्ट कम हो जाए, मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाए, मटेरियल कॉस्ट कम हो जाए, यूनिट सेल्स बढ़ जाए, यूनिट सेल्स कम हो जाए, उससे प्रॉफिट पर क्या इफेक्ट आएगा। क्या पढ़ने लगे, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। यानी कॉस्ट के बढ़ने से, पीछे जो कॉस्ट थी सारी ये वाली कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट के कम होने से, सेल्स रेवेन्यू के कम होने से, सेल्स रेवेन्यू के बढ़ने से प्रॉफिट पर क्या इम्पैक्ट आएगा। इसे कहते हैं कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। ठीक है, अभी चीजें चेंज हो रही है ना। देखते हैं, डायरेक्टर्स हैव वार्न्ड दैट ट्रेडिंग कंडीशंस आर लाइकली टू चेंज। डायरेक्टर ने बताया है कि ट्रेडिंग कंडीशंस जो है वो उम्मीद है कि क्या हो रही हैं, चेंज हो रही है इन द कमिंग ईयर, एंड दे प्लान टू मेक द फॉलोइंग चेंजेस टू देयर फोरकास्ट। और फोरकास्ट के लिए वो ये चेंजिंग जो है ना वो करना चाह रहे हैं अपनी प्रोडक्शन के अंदर। अच्छा जी, तो देखें सबसे पहले क्या है जी, कहते हैं reduce the selling price of the product by 10%, वो करते हैं बाद में। फिर बजट फॉर ए 20% इंक्रीज इन सेल्स, यानी कि सेलिंग प्राइस कम हो रही है 20, ये बजट फॉर ए 20% इंक्रीज इन सेल्स का मतलब है बेटा वॉल्यूम बढ़ रहा है, यूनिट्स बढ़ रहे हैं। यस, 20% यूनिट सेल्स बढ़ जाएंगे। फिर बजट फॉर ए 3% इंक्रीज इन डायरेक्ट लेबर 3% क्या हो रही है, बढ़ रही है। बजट फॉर ए 10% डिक्रीज इन फिक्स कॉस्ट 10% डिक्रीज हो रही है। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहता है वो, कैलकुलेट फॉर प्रोडक्ट वाई द रिवाइज्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, द रिवाइज्ड ब्रेक इवन पॉइंट वही है, द रिवाइज्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है जी, तो अब देखते हैं हम। अच्छा, ये उस दिन सर ने हमें ना मिक्स वो करा रहे थे तो बीच में रिवाइज एक ही ली थी, तो मैंने कहा ये क्या आ गया रिवाइज। हम देखते हैं जी हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वो क्वेश्चन में बता रहे हैं आपको कि आपकी सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट जो है वो 10% डिक्रीज करेगी। तो बेटा पहले तो वर्किंग करनी पड़ेगी आपको सारी। सेलिंग प्राइस देखें कितनी निकाली आपने, 110 सेलिंग प्राइस वो 10% डिक्रीज कर गई। तो 10% निकालने कितना आता है, 11 आ गया। तो 110 माइनस 11 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस आपकी 99 हो गई। आगे चलते हैं, तो पहले डाटा लिख निकालेंगे तो देन वी विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। कहते हैं जी 20% सेल्स जो है ना वो इंक्रीज कर गई है। सेल्स वॉल्यूम यहाँ बात हो रही है, 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 20% दैट विल बी इक्वल टू 8,000। वो हम इंक्रीज कर लेंगे तो आपके पास अब जो सेल्स आ जाएंगी वॉल्यूम 48,000। आगे जी, कहते हैं जी बजट फॉर ए 3% इंक्रीज इन डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर 3% जो है बढ़ गई। डायरेक्ट लेबर कितनी दी हुई पीछे, 10 लाख की। लेकिन मैं 10 लाख को नहीं करूंगा ताकि आप लोगों को शुरू से आदत पड़ जाए और आप लोगों के जहन में ये चीज हो कि आपने जब
कैलकुलेशंस करनी है, जब आपने किसी चीज में परसेंटेज चेंज हो रही है किसी चीज की, तो हमेशा उसको पर यूनिट में करना है। वेरिएबल कॉस्ट को हमेशा चेंज किस में करना है? पर यूनिट में। फिक्स कॉस्ट को हमेशा चेंज किस में करना है? टोटल में। समझ आ रही बात की? वेरिएबल कॉस्ट को आपने जब चेंजिंग उसके अंदर लेके आनी है, इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, तो पर यूनिट निकाल के करना है। तो हमने निकाली, इस सवाल में नहीं भी करें तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन समझा दिया तो उस पैटर्न को फॉलो करना है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट नॉर्मली चेंज नहीं होती है, टोटल फिक्स कॉस्ट टोटल में चेंज नहीं होती, तो उसको आपने पर यूनिट में लेना है हमेशा, और फिक्स कॉस्ट को हमेशा टोटल में ही कंसीडर करना है, ताकि शुरू से आपको आदत पड़ जाए और सवाल सॉल्व करने में आसानी रहे, बाद में प्रॉब्लम ना आए आपको। तो डायरेक्ट लेबर को पर यूनिट में पहले हम क्या करते हैं? चेंज करता हूं पहले मैं, तो पीछे आता हूं मैं। डायरेक्ट लेबर देखते हैं हमें 10 लाख डिवाइडेड बाय 40,000 जी, 10 लाख की दी हुई है डायरेक्ट लेबर, और डिवाइड बाय 40,000 से कर देंगे तो आपकी पर यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगी 25। सर अब इसमें इधर हम इधर इंक्रीज इन सेल्स के 20%, अब हम उसका 10% उसका 10% करेंगे जी, 3% करेंगे या पुरानी 25 का 3% क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। 25 का 3% निकालें, कितना आता है? 25 का 3% निकलेगा सर 0.75 0.75। ठीक है जी। अब आपकी डायरेक्ट लेबर कितनी हो जाएगी? 25.75 पर यूनिट। हाँ जी, वो हो जाएगी आपकी 25.75। ठीक है, देखते हैं हम। प्रोजेक्ट फॉर 10% डिक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट जो है वो कह रहा है 10% डिक्रीज हो रही है, तो फिक्स कॉस्ट कितनी है? मैं बताऊं आपको, 12 लाख। 15 लाख जी बिल्कुल, 12 और 3 लाख फिक्स कॉस्ट 15 लाख है, इसका 10% 1.5 लाख 1.5 लाख इसका 10% निकाल रहा है। सर हमने ऊपर वाले में उसको किया था जी ऊपर वाले में जी दोबारा बोलो। सर हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में उसको वेरिएबल कॉस्ट को पर यूनिट क्यों नहीं कन्वर्ट किया था? देखिए पीछे देखें, मैं आपको बताता हूँ। अभी पार्ट में क्या किया था? 14 लाख प्लस 10 लाख प्लस 4 लाख डिवाइडेड बाय 40,000 हमने टोटल वेरिएबल कॉस्ट को पर यूनिट में कन्वर्ट किया था, तो हमारे पास आया था वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 70 की। फिर 110 में से 70 माइनस किया था तो 40 आया था ना। हाँ, ये आप कह सकते हो कि सर हमने डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल एडमिन कॉस्ट को अलग अलग पर यूनिट पे नहीं किया था। हाँ, अब हम अलग अलग करेंगे। अब आप पूछते हो, अब आप ये पूछ सकती हो कि सर इसकी वजह क्या है? एक्चुअली क्वेश्चन में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं खुद करवा रहा हूँ क्योंकि फ्यूचर में इससे यूज होना है। तो क्यों ना हम पहले ही सवाल से वो मेथड फॉलो करें जो हमने आगे यूज करने हैं। अगर आप 10 लाख का भी 3% ले लेंगे और ऐड कर देंगे तो गलत नहीं है, लेकिन अगर आप पर यूनिट में जाएंगे तो फ्यूचर क्वेश्चंस के अंदर जब चेंजिंग ज्यादा आती है तो पर यूनिट में जाना पड़ता है। इसलिए बेहतर है कि हम पहले से उसी मेथड को फॉलो करें। जी, इसमें से 1,50,000 माइनस कर देंगे तो आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा 13,50,000। हमें डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट निकालनी पड़ेगी। ठीक है जी, डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट अब आपको निकालनी पड़ेगी, और वेरिएबल जो भी एक्सपेंसेस हैं आपको पर यूनिट फाइंड करने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने लेबर जो पर यूनिट में ले गया हूँ। तो डायरेक्ट मटेरियल कितना था हमारा? 14 लाख का। 14 लाख उसको डिवाइड कर दें, डिवाइड बाय 40,000 कितना आ जाता है जी? $35 उसकी आ जाएगी डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट, और लेबर जो है वो 4 लाख डिवाइडेड बाय 40,000 कितनी आ जाएगी आपकी? साथ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या आ रही है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या आ रही है हमारी? सर डायरेक्ट लेबर करनी है। वेरिएबल एडमिन कर रहा हूँ, वेरिएबल एडमिन 40,000 4 लाख डिवाइड बाय 40,000 4 लाख ही है वेरिएबल एडमिन। अब हम अपना फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्या भला? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या आ रही थी? वेरिएबल कॉस्ट 70 थी वो तो पिछली वाली। 70। हाँ ठीक। सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो देख लेते हैं कि हमारी सेलिंग प्राइस कितनी है। सेलिंग प्राइस हमारी 99 हो गई है,
वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपको टोटल करना पड़ेगा, वो करें आप। टोटल कैसे करेंगे? डायरेक्ट मटेरियल 35 प्लस डायरेक्ट लेबर 25.75 प्लस वेरिएबल एडमिन 10, डायरेक्ट मटेरियल 70.75 70.75। से डायरेक्ट वो जो डायरेक्ट मटेरियल है वो चेंज नहीं होगा, उतना ही आएगा जी, वो उतनी पर यूनिट सेम रहेगी। आपको पता है पर यूनिट चेंज नहीं होती, वेरिएबल में पर यूनिट चेंज नहीं होती। 28.25 अच्छा हाँ फिक्स कॉस्ट टोटल में चेंज नहीं होती। 28.25 आपका आ जाएगा 28.25। जो जी बात कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमने फाइंड किया वो कर ली है। अब हमने क्या निकालना है? ब्रेक इवन इन यूनिट्स। ब्रेक इवन यूनिट्स का फॉर्मूला क्या है जी? फिक्स कॉस्ट ओवर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट हमारी अब कितनी हो गई है? 13,50,000। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? 28.75। 28.25। अच्छा, लाख 13,50,000 135 13,50,000 divided by 28.25 47787.6 4778788 कर देते हैं ना। 47788 यूनिट्स आपके आ जाएंगे। अब अगर इनको वैल्यू में निकालना है हमने तो वैल्यू में भी निकाल लेते हैं। आपका ब्रेक इवन जो है वो मजीद आगे चला गया, 47,788 पे चला गया। अब क्या आप इस वक्त 40,000 यूनिट्स बेच रहे हैं। किस पे चला गया? 47788। हाँ, लेकिन अब आप यूनिट्स कितने बेच रहे हैं? 48,000। अब आप 48,000 बेच रहे हैं। अब ये 47 ब्रेक इवन पॉइंट आपका और ज्यादा मुश्किल, यानी कि प्रॉफिट मार्जिन और कम हो गया आपका। यानी बिजनेस मुस्तकिल तौर पे जो है वो लॉस की तरफ गामजन है, करीब होता जा रहा है लॉस के। आप अच्छा वैल्यू में क्या आ जाएगा जी? 47788 मल्टीप्लाइड बाय पर यूनिट सेलिंग प्राइस जो कि हमारी अब कितनी है? 99। तो वैल्यू में देखें क्या आ रहा है आपका? 4731012 4731012 आपका आ जाएगा जी वैल्यू में ब्रेक इवन इन वैल्यू। अब हमने क्या निकालना है जी? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। वही फॉर्मूला है हमारा। एक्चुअली यूनिट से माइनस नहीं यूनिट्स यूनिट्स में पूछा उसने। तो एक्चुअली यूनिट्स सोल्ड कितनी? 48,000 यार। पहले थे ना, पहले थे 40,000 सॉरी, 48,000 यूनिट्स हम सेल कर रहे हैं। और जो ब्रेक इवन यूनिट है वो कितनी है? 47788। तो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स आ जाएगा जो कि बड़ा ही कम आ रहा है। बॉर्डर पे आप हैं 212 यानी 212 units. If the sales is going to decrease by 212 units, then you will be having a profit no loss situation. The sales will decrease more than 212 units, you will go into loss. ये margin of safety निकाला है। These are the units above break even point, which we are selling above break even point. ऐसा हो सकता है ये बिल्कुल ही जीरो है? क्यों बिल्कुल ही जीरो तो नहीं हो सकता, फिर तो बिल्कुल जीरो तो नहीं हो सकता ना, सारी बात है, क्योंकि ये तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो ये बताता है ना इन परसेंटेज। ये सर 0 0 क्यों नहीं लगा रहे? कौन से 0 0 लगा रहे हैं? हर जगह लगाए। सर एक्चुअल यूनिट सोल्ड क्या होता है मतलब? बताओ कहाँ नहीं लगाए? एक्चुअल यूनिट्स जितनी आप बेच रहे हैं, अब इस वक्त हम 48,000 यूनिट बेच रहे हैं ना, क्योंकि उसने क्या 20% इजाफा हो गया यूनिट्स सेल में। 48,000 हो गया। सारा जो डाटा था वो चेंज हुआ है ना, क्योंकि डाटा में चेंज आया है। आपकी कुछ यूनिट्स बढ़ गई हैं, कुछ कॉस्ट कम हो गई है, कुछ कॉस्ट बढ़ गई हैं। उसके हिसाब से आपने दोबारा ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, दोबारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स निकालना है, दोबारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज निकालना है। उसका फॉर्मूला क्या होगा जी? मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज का एक्चुअल यूनिट सोल्ड 48,000 माइनस
break even units sold 47788 divided by actual units sold again 48,000 multiplied by 100. ये परसेंटेज में आपका आ जाएगा मार्जिनल सेफ्टी इन परसेंटेज. ब्रेक इवन पॉइंट डिवाइडेड बाय एक्चुअल यूनिट्स सोल्ड मल्टीप्लाई बाय 8,000 minus 47788 8,000 minus 47788 divided by 48,000 divided by 48,000 multiplied by 100. So we are at 0.4. नहीं 0.44 कितना आ रहा है? मैंने 10 से कर दिया. हाँ अनाथ मेरा ख्याल हाँ तो फिर यही होगा. उस पे यकीन नहीं है आपको? नहीं मुझ पे सर भी यकीन है. Divided by 48,000 into 100. ये in value percentage आ गई 47,900. क्या? 47,900. ये देखिए 48,000 मैंने उसका टोटल ही ना किया, मैंने डायरेक्ट ऐसे ही कर दिया. 4788 को divided by 48,000 multiplied by 100. यही आ रहा है 0.44. यानी कि आप सोच लो कि 0.44% आपका जो मार्जिनल सेफ्टी इतना रह गया, इतना थोड़ा हो गया. पहले से कम हो गया. और पहले 6.2% था, फिर भी कुछ बेहतर था. आप उससे भी कम से चला गए. 0.44% क्या कर रहे हैं बिजनेस आपका मुस्तकिल तौर पे नीचे जा रहा है. आगे देखते हैं इसमें आगे ये नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है जी. मंथली ब्रेक इवन. हाँ जी. Another division of Hobbs Limited also manufactures one product, the X. The following data is available. Unit selling price दी हुई, unit variable cost दी हुई, budget fixed cost per annum दी हुई. Per annum का मतलब क्या है? हर साल. तो इसका मतलब है 30,000 को आपको डिवाइड करना पड़ेगा किससे? 12,000 से डिवाइड करना पड़ेगा. 12 से डिवाइड करना पड़ेगा. 12 से डिवाइड करें 30,000 को 30,000 ये नया भाग है डिवाइडेड बाय 12 2500. यार आप करो, आप सही कैलकुलेट करते. 30,000 डिवाइडेड बाय 12 आप करेंगे ये आपका आ जाएगा 2500. ठीक है जी. अब ब्रेक इवन हम निकाल लेंगे. बेसिक फिक्स कॉस्ट कितनी है? 2500 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? 5. आपकी यूनिट्स कितनी आ जाएंगी? 500 यूनिट्स. ब्रेक इवन पॉइंट वैल्यू में आया है. उसने रेवेन्यू में पूछा तो मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस करना पड़ेगा. 20 से रेवेन्यू पूछा है, उसको ऐड भी किया इसने. तो कितना आ जाएगा ये? 10,000 वैल्यू में आ जाएगा 10,000. देखिए बजटेड फिक्स कॉस्ट दी हुई थी पर एनम में. आपने पहले उसने मंथली पूछा है. पहले फिक्स कॉस्ट को डिवाइड बाय 12 किया तो पर मंथ फिक्स कॉस्ट जो टोटल आती है वो 2500. टोटल फिक्स कॉस्ट 2500 डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? 20 माइनस 15 5 आ गया. डिवाइड किया तो 5,000 यूनिट्स आपके निकला है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. उसको मल्टीप्लाई कर दिया सेलिंग प्राइस के साथ तो आपके पास 10,000 ब्रेक इवन इन रेवेन्यू आ गया. तो कैसे भी निकाल सकता हूं मैं. 2500 को अगर मैं डिवाइड करूं फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सी ओवर एस रेशियो. सी ओवर एस रेशियो क्या होगी? 5 डिवाइडेड बाय 20 कंट्रीब्यूशन ओवर सेल्स रेशियो. कितना आ रहा है? यानी 5 और 20 कितना आता है? 25. 5 over 20 0.25. अब 2500 को 0.25 से डिवाइड कर दो 10,000 ही आएगा. वही निकल रहा है. सारी बात वही निकलना चाहिए क्योंकि पहले मैंने किया है टोटल फिक्स कॉस्ट मंथली जो है 2500 उसको डिवाइड किया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से. और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? 20 माइनस 15 500 यूनिट्स आपका आ गया ब्रेक इवन इन यूनिट्स. उसको मल्टीप्लाई किया सेलिंग प्राइस के साथ तो आपका ब्रेक इवन इन वैल्यू आ गया 10,000. नीचे मैंने किया है कि डायरेक्ट निकालने का तरीका भी है. वो क्या है? फिक्स कॉस्ट ओवर सी ओवर एस रेशियो. फिक्स कॉस्ट 2500 है. सी ओवर एस रेशियो का मतलब है कंट्रीब्यूशन ओवर सेल्स रेशियो. तो कंट्रीब्यूशन आपका कितना था? 5. सेल्स कितनी है? 20. तो 5 ओवर 20 आएगा 0.25. 2500 को डिवाइड करूंगा सी ओवर एस रेशियो से जो कि 0.25 है तो 10,000 ही आपका अमाउंट आ जाएगा which is the monthly break even point in revenue. जी हम ऐसे से करेंगे. हाँ ये भी काफी है लेकिन ये याद जरूर होना चाहिए क्योंकि दिमाग में डाटा ना दिया हो, सेलिंग प्राइस ना दी हो तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी. इसलिए ऐसा भी हो सकता है. हो जाता है बहुत कम. लेकिन
500 यूनिट को मल्टीप्लाई किया है 20 से। बाहर नहीं बता देना, नहीं बता रहा, मेंशन कर दी यार थोड़े से प्रॉब्लम पिटवाएगा ऐसे तो क्वेश्चन काउंटिंग नहीं है, मिलेगी। ऐसी मुश्किल है तो मुश्किल कुछ है मतलब ये शुरू के लिए एकदम स्टार्ट है। अब स्टार्ट किया, ये सबसे आसान वाला पोर्शन है कॉस्टिंग का। नहीं, ये तो आसान है, मतलब फार्मूले और फार्मूले ही है, इसमें तो कुछ भी नहीं खास। बजट भी कंट्रोल करना। हाँ जी, तो जी भाई की पेज है उसका, हमारे पास की बात नहीं कंट्रोल पेज है करना। उसका यार। अच्छा अच्छा पेज ही बन गया। ये है करना। हाँ, इसका एक ही सवाल है, हमें क्यों आ जाएगा तो किसी हमें आएगा आएगा लास्ट पार्ट 4 नंबर का आएगा। बाकी। देखते हैं अच्छा सर सीरीज भी साथ में करते हैं सीरीज या हो इनमें जाएगा, जाएगा? तो हो जाएगा, मसला नहीं। तो पास तो करेंगे ना साथ साथ, उसको 3 चांस उसमें थ्योरी करोगे ना। जब पूरे पूरे ऊपर चलेंगे। मार्जिन एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इनकम मतलब इकट्ठे भी आ जाते हैं मार्जिन एंड एब्जॉर्प्शन। हाँ वो पेपर इनकम तो सेगमेंट विषय तो क्या है। ये जो सर रिजवान ने जो नोट्स दिए थे उसमें तो इकट्ठे है ना, उसमें पूरा पूरा पास पेपर का क्वेश्चन है जिसमें मिक्स है मार्जिन कॉस्टिंग। चलिए जी, मेरे ख्याल है समझ आ गई, आगे चलते हैं। अब हम आगे समझ इसको मिटाने लगा मैं। क्लियर करता हूं। और ग्राफ ब्रेक इवन चार्ट आगे कहता है जी प्रिपेयर ए ब्रेक इवन चार्ट फॉर एक्स फॉर द ईयर एंडेड फॉर द इंडिकेट द एरिया ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी कहता है कि आपने ब्रेक इवन चार्ट फॉर एक्स। बनाना है। ठीक है जी, इतनी मेहनत नहीं कर रहा मैं। सबसे पहले हम अजम्पशंस और लिमिटेशंस लिखते हैं ब्रेक इवन पॉइंट की, जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो लिखें, मेरी बुक में मैंने लिखी हुई है लेकिन वो सही जगह पे लिखी नहीं हुई, तो लिख ले जरा। जो जगह है अगले पेज पे वहीं लिखना। ग्राफ State 3 assumptions the accountant must take when preparing a break-even chart. अच्छा इसके बता रहे हैं। हाँ। ठीक सर। Selling price per unit will not change. Selling price per unit will remain constant. ये लिखो जरा अच्छा वाला। Selling price per unit will remain constant. Price per unit will remain constant. जी next, variable cost per unit Variable cost per unit will not change with the change in the volume of production. ये होता है ना, वेरिएबल कॉस्ट per unit will not change with the change in the volume of production. will not change With the change in the volume of production. और फिक्स्ड कॉस्ट will not आगे change. total fixed cost remains the same. आगे लिख लें, product mix will not change. Product mix will not change. प्रोडक्ट मिक्स जी, अगर दो प्रोडक्ट इकट्ठे बना रहे हैं ना तो उनका जो भी परसेंटेज आपस में चेंज नहीं होती. Product mix will not change. आगे units produced and sold are same. एक ही पॉइंट लिखवा रहे ये अगला भाई 5 पॉइंट लिखवा दिए. Units produced and sold are same. 5 पॉइंट इसका लगे क्या मतलब है? उसने पैराग्राफ बना दिया। प्रोडक्शन एंड सेल सेम होता है. ऐसे लेते हैं। करते हैं. देखिए हम सपोज करते हैं कि प्रोडक्शन सेल जो है वो सेम. ये उसकी assumptions हैं, बेसिकली assumption लेके हम ये चलते हैं. अच्छा, ये उसकी assumptions भी हैं और ये उसकी लिमिटेशन भी है. लिमिटेशन का मतलब है लिमिटेशन ही है ना भाई. हाँ। अब उसमें हम कैसे लिखेंगे सेल, अब उसमें लिखेंगे कैसे लिमिटेशन अगर पूछेगा तो हम कैसे लिखेंगे? सेल्स प्राइस may not remain the same. Variable cost per unit may change in the future. Total fixed cost can change after a certain range. Product mix cannot remain the same. Units produced and sold Are not changed. are different, can be different. अच्छा इसी का उल्टा लिख देंगे. इसी का उल्टा लिख देंगे, वो लिमिटेशंस बन जाएंगे. ठीक है जी, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ लिमिटेशंस को ताकि आप याद रहे. लिखना तो लिखने मर्जी आपकी. पहला क्या है? सेलिंग प्राइस, उसने क्या है? per unit will remain constant. Selling price may change in the future. चेंज हो सकती है फ्यूचर में. Selling price will not remain constant. बिल्कुल ठीक है. will not remain constant. ठीक है. Yes. Variable cost per unit can change in the future. ये भी लिखना है आपने. Total fixed cost can change after a certain range. Range के बाद change होती है. Product mix will not change. उसे लिखना है product mix can change in the future. हो सकता है. Next क्या है? Units produced and sold can be different.
और ये एक मिनट चेंज करना कैन बी डिफरेंट, वो बात है। आपने इतनी लिख दी है, इसमें 2-3 को कुछ होते हैं। State 3 further reasons why a business might use a marginal costing system. लिखिए जी, लिखना है reasons why business might use a marginal costing system। ठीक है जी, सबसे पहले लिखें मेक और बाय डिसीजन। मेक और बाय डिसीजन, मेक और बाय डिसीजन, यानी मेक और बाय डिसीजन का मतलब है कि आइदर वी विल मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट बाय आवरसेल्व्स और वी विल परचेज द प्रोडक्ट फ्रॉम आउटसाइड सप्लायर। आई रिपीट अगेन, मेक और बाय डिसीजन का मतलब है मार्जिनल कॉस्टिंग उसमें मदद देती है। याद करें मैंने आपको बताया था कि मार्जिनल कॉस्टिंग इज नॉट ए कॉस्टिंग मेथड, इट इज यूज्ड इन वो डिसीजन मेकिंग। देखा, इतनी मर्तबा बोल बोल के याद करा दिया। डिसीजन मेकिंग में यूज होती है। और डिसीजन मेकिंग क्या करना है कि भाई हम प्रोडक्ट खुद बनाएं या बाहर से खरीदें, तो मेक और बाय डिसीजन में मार्जिनल कॉस्टिंग यूज होती है। इसको थोड़ा तो